नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आज हम कक्षा 10 की राजनीति विज्ञान के अध्याय 1 पावर शेयरिंग अर्थात सत्ता की साझेदारी का अध्ययन करने वाले हैं। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा था, लोकतांत्रिक व्यवस्था के बारे में पढ़ा था और ये देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सारी ताकत किसी एक अंग तक ही सीमित नहीं होती है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच पूरी समझ के साथ सत्ता को विकेंद्रित कर देना लोकतंत्र के कामकाज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम सत्ता की साझेदारी को समझने के लिए दो देशों बेल्जियम और श्रीलंका की दो कहानियों के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं और इन्हीं दोनों देशों की घटनाओं से हमें लोकतांत्रिक शासन पद्धतियों के बारे में पता चलेगा कि कोई भी लोकतांत्रिक शासन सत्ता के बंटवारे की मांग से कैसे कैसे निपटती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेल्जियम और श्रीलंका की स्थिति और उसके बाद पढ़ेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। फिर हम बेल्जियम की समझदारी यानी बेल्जियम ने किस तरह से समझदारी दिखाई अपने यहाँ की सत्ता की साझेदारी में, और फिर सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और सत्ता की साझेदारी के विभिन्न रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बेल्जियम को लेते हैं। बेल्जियम एक यूरोपीय देश है। इसका क्षेत्रफल हमारे हरियाणा राज्य के बराबर है और इसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। 1 करोड़ से कुछ अधिक है, यानी कि हरियाणा की आबादी से आधी है। यहाँ की जो बनावट है, जातीय बनावट है, वो थोड़ा कठिन है। यहाँ 59% डच भाषा बोलने वाले लोग होते हैं जो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं। ये फ्लेमिश क्षेत्र आप ऊपर का हिस्सा जो देख रहे हो चित्र में, ये आपका फ्लेमिश क्षेत्र है। तो यहाँ 59% देश के जो है 59% लोग यहाँ रहते हैं और 40% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग हैं जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं, जो नीचे का हिस्सा है, और 1% जर्मन भाषा बोलने वाले लोग हैं जो जर्मनी, आप चित्र में देख रहे हैं, जर्मनी की सीमा से जुड़ा हुआ वो डार्क वाला हिस्सा दिख रहा है, ये यहाँ के लोग जर्मन भाषा बोलते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है। ये आप एरो का निशान देख रहे हो, जो छोटा सा धब्बा टाइप का दिख रहा है छोटा सा, ये ब्रसेल्स है बेल्जियम की राजधानी। यहाँ पर 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलने वाले रहते हैं और 20% डच भाषा बोलने वाले रहते हैं। यहाँ देखिए पूरे देश में तो डच भाषी की संख्या 59% है, लेकिन जब राजधानी की बात आती है तो राजधानी में 80% फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग होते हैं। यानी कि जो देश में अल्पसंख्यक लोग हैं जो फ्रेंच भाषी, ये अल्पसंख्यक हैं, यानी कम मात्रा में हैं लोग, तो ये ज़्यादा ताकतवर और समृद्ध हैं। तो ये जब ताकतवर और समृद्ध हैं तो बहुत कुछ दिनों के बाद, यानी बहुत सालों के बाद, जब इन लोगों ने, यानी डच भाषा बोलने वाले लोगों में इनका आर्थिक विकास ठीक से नहीं हो पा रहा था, इनको शिक्षा का लाभ नहीं मिल पा रहा था, तो ये डच भाषी लोगों से थोड़ा नफरत टाइप की करने लगे और इससे उसमें नाराज़गी पैदा हुई और इसके चलते 1950 और 1960 के बीच में इन दोनों के बीच में तनाव पैदा होने लगा, तनाव बढ़ने लगा और इन दोनों समुदायों के टकराव का सबसे तीखा रूप तो ब्रसेल्स में दिखा, यानी राजधानी में। ये एक विशेष तरह की समस्या थी। डच बोलने वाले लोग संख्या के हिसाब से बहुत ज़्यादा थे, लेकिन धन और समृद्धि के मामले में कमज़ोर थे और अल्पमत में थे। तो ये स्थिति थी हमारे बेल्जियम की। अब आइए चलते हैं कुछ अगले देश के बारे में। श्रीलंका की तुलना इस देश से करते हैं। श्रीलंका एशिया का एक द्वीपीय देश है जो तमिलनाडु के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका क्षेत्रफल हरियाणा से लगभग 1.5 गुना है और आबादी लगभग 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के बराबर है। अब देखते हैं यहाँ की जातीय बनावट कैसी है। यहाँ सिंघली 74% हैं। सिंघली जो हैं वो 74% हैं, जो अधिकतर बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, और तमिल 18% हैं, जिसमें श्रीलंकाई मूल के 13% और भारतीय मूल के 5% हैं। जो भारतीय मूल के 5% तमिल हैं
उनमें हिंदू, मुसलमान तथा अन्य लोग भी हैं। और भारतीय मूल के तमिल ये जो अंग्रेज़ों के शासनकाल में जब श्रीलंका गुलाम था उस समय जो है यहाँ भारत से वो वहाँ काम करने के लिए ले जाए गए थे भारतीय लोग, वो वहाँ के जो है उन्हीं की ये वंशज हैं। और ईसाई है जो 7% हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि सबका क्षेत्र अलग अलग है। श्रीलंकाई तमिल जो आप देख रहे हो कि ये डार्क वाला बॉर्डर किनारा है वो श्रीलंकाई तमिलों का है, और भारतीय तमिल जो अंदर डार्क वाला हिस्सा दिख रहा है ये भारतीय तमिल है, और ये जो पूरा पीला हिस्सा दिख रहा है वो हिस्सा सिंघलियों का है, और जो डॉट डॉट करके छोटी छोटी बिंदी दिख रही हैं वो ईसाइयों का। अब हम पढ़ेंगे श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद। सन 1948 में श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना। सिंघली समुदाय के नेताओं ने अपनी बहुत संख्या के बल पर, यानी उनकी संख्या अधिक थी, उस संख्या के बल पर शासन पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहा, और इस वजह से लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार ने सिंघली समुदाय की प्रभुत्ता कायम करने के लिए अपनी बहुसंख्यक परस्ती के तहत कदम उठाए। उन्होंने क्या किया, 1956 में एक कानून बनाया जिसके तहत तमिल भाषा जो बोलने वाले लोग थे, तमिल थे, उनको एक दरकिनार कर दिया गया और सिंघली को एकमात्र राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। विश्वविद्यालयों और सरकारी नौकरियों में भी सिंघलियों को प्राथमिकता देने की नीति चलाई गई। नए संविधान में यह भी प्राविधान किया गया कि सरकार बौद्ध धर्म को बढ़ावा देगी, यानी संविधान में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। सभी राजनीतिक पार्टियों का ध्यान सिर्फ सिंघलियों पर रहा और तमिलों के साथ भेदभाव होने लगा, और इन भेदभावों से तमिलों में नाराजगी पैदा हो गई और तमिल और सिंघलियों के बीच में तनाव बढ़ गया। तमिलों को लगा कि संविधान और सरकार की नीतियां उन्हें समान राजनीतिक अधिकारों से वंचित कर रही हैं। नौकरियों और फायदे के अन्य कामों में उनके साथ भेदभाव हो रहा है और उनके हितों की अनदेखी की जा रही है। परिणाम ये हुआ कि तमिल और सिंघली समुदायों के बीच में संबंध बिगड़ते चले गए, और फिर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए श्रीलंकाई तमिलों द्वारा नई नई पार्टियों का गठन करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने तमाम प्रकार की पार्टियां बन गई। तमिलों की मांग क्या थी? तमिलों की मांग थी कि हमारी तमिल भाषा को भी राजभाषा का दर्जा दिया जाए और हमें क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने और शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों को प्रदान किया जाए। इसी मांग को लेकर उन्होंने संघर्ष करना शुरू कर दिया। 1980 के दशक में उत्तर पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल ईलम सरकार बनाने को लेकर अनेक प्रकार के संगठन बन गए, और इन दोनों समुदायों के बीच में इस तरह का विश्वास पैदा हो गया, और ये संघर्ष जो बढ़ा, ये संघर्ष धीरे धीरे गृह युद्ध में बदल गया, और इस गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए, अनेक लोग शरणार्थी बन गए, बहुत से लोगों की रोजी रोटी चौपट हो गई। 2009 में जाकर इस गृह युद्ध का अंत हुआ, क्योंकि श्रीलंका जो है वो हमारे क्षेत्र के जो देश हैं वहाँ से आर्थिक विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का सबसे अच्छा रिकॉर्ड रहा है। लेकिन जब वहाँ का गृह युद्ध हो गया तो वहाँ से के उस देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन, इन सब में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा देश। आइए अब देखते हैं बेल्जियम की समझदारी। तो बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों को और सांस्कृतिक विविधताओं को भी स्वीकार किया। 1970 और 1993 के बीच में उन्होंने 4 संविधान संशोधन सिर्फ इसलिए किए कि देश के किसी भी व्यक्ति को बेगानेपन का एहसास न हो और सभी मिलजुल कर रह सकें। इसके लिए बेल्जियम ने जो व्यवस्था अपनाई वो कल्पनाशील है और आज तक कोई ऐसा देश नहीं कर ही नहीं पाया है। तो बेल्जियम ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार से की, आप देखिए यहाँ पर, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सामुदायिक सरकार और ब्रसेल सरकार। देखिए यहाँ पर उन्होंने अपनी राजनीतिक व्यवस्था को किस तरह से अलग अलग भागों में बांट रखा है। तो केंद्र सरकार की अनेक शक्तियाँ देश के 2 इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को के सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें और केंद्रीय सरकार। यानी राज्य सरकारें जो हैं वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं है,
और ब्रसेल्स की सरकार, ये लास्ट में देख रहे हैं आप, ब्रसेल्स की सरकार ये अलग सरकार है, जहाँ की राजधानी है। हमारे यहाँ भी, हमारे देश भारत में भी तो ऐसा है कि देश की राजधानी दिल्ली है, लेकिन दिल्ली अलग राज्य है और उसकी वहाँ की सरकार अलग है। तो इस प्रकार से ब्रसेल्स सरकार वहाँ पे अलग है। इसमें दोनों समुदायों का समान प्रतिनिधित्व है ब्रसेल्स में, जबकि 80% और 20% का में कितना अंतर है। वहाँ पे फ्रेंच भाषी लोग 80% हैं और डच भाषी 20% है, लेकिन यहाँ पर सबको समान प्रतिनिधित्व दिया गया है। और इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया क्योंकि डच भाषी लोगों ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था, इसलिए। और यहाँ पर केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार के अलावा तीसरे स्तर की भी एक सरकार काम करती है, वो है सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं, जैसे डच, फ्रेंच, जर्मन। और इस तरह से 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया इसको, इस मॉडल को, बेल्जियम की राजनीतिक व्यवस्था को। तो आइए बेल्जियम की जो है कुछ मुख्य बातें आगे देखते हैं। बेल्जियम की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ मुख्य बातें। संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रहेगी और कुछ विशेष कानून तभी बन सकते हैं जब दोनों भाषाई समूह के सांसदों का बहुमत उनके पक्ष में हो। इस प्रकार किसी एक समुदाय के लोग एक तरफा फैसला नहीं कर सकते हैं। केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां राज्य सरकार के हाथों में दे दी गई। एक तो वहाँ के जो फ्रेंच वाले थे उनका क्षेत्र अलग हो गया, उनकी सरकार प्रांत अलग बनी, और डच भाषी वालों की सरकार अलग बनी। तो इन वहाँ जो 2 प्रांतीय सरकारें बन गई, उनके जो अधिकार उनको अधिक दे दिए गए, वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं रही। और राजधानी ब्रसेल्स की अलग सरकार बनी जिसमें भी समान प्रतिनिधित्व दिया गया, जबकि वहाँ पर फ्रेंच वाले 80% थे और डच भाषा वाले 20% थे, वहाँ भी समान प्रतिनिधित्व दे दिया गया। केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की भी सरकार है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदायों के लोग, वो चाहे जहाँ रहते हों, इस सामुदायिक सरकार को चुनते हैं। इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा, भाषा आदि पर फैसले लेने का पूरा अधिकार है। आपको लग सकता है कि बेल्जियम का जो मॉडल है ये कुछ अजीब सा है, लेकिन ये व्यवस्था जो थी ये बहुत सफल रही। नहीं तो बेल्जियम जो है वहाँ गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी और ये भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बट गया होता। तो बेल्जियम और श्रीलंका की, इन दोनों देशों की जो आपने स्थिति देखी और यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था देखी, दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को उन्होंने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय और वहाँ के क्षेत्र की भावनाओं को आदर करने पर ही देश में से एकता संभव हो सकती है, और इसी एहसास के चलते दोनों पक्ष सत्ता की साझेदारी करने पर सहमत हो गए। और श्रीलंका ने क्या किया? श्रीलंका ने इसका ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। तो उसमें क्या, इससे क्या पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर प्रभुत्व कायम करने और सत्ता को उनके हिस्सेदार ना बनाने का फैसला कर ले, तो इससे देश की एकता और अखंडता संकट में पड़ सकती है। तो इस प्रकार से आपने श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में पढ़ा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। तो सत्ता के बंटवारे के ये 2 पक्ष हैं जो इस तरह के 2 तर्क दिए जा सकते हैं कि पहला तर्क तो सत्ता का बंटवारा ठीक है, क्योंकि इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की आशंका कम हो जाती है। क्योंकि जब सामाजिक टकराव बढ़ता है तो उससे हिंसा बढ़ती है और फिर राजनीतिक अस्थिरता हो जाती है। इसलिए सत्ता में हिस्सा दे देना राजनीतिक व्यवस्था के स्थायित्व के लिए अच्छा है। दूसरा तर्क ये दिया जाता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, क्योंकि लोकतंत्र लोगों का शासन है जिसमें सभी वर्ग के लोगों की भागीदारी होती है। और लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे से रहें। इसलिए वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़े रहते हैं।
और सत्ता की साझेदारी इसलिए भी जरूरी है कि सत्ता की साझेदारी से देश की एकता और अखंडता मजबूत होती है। इस प्रकार से आपने समझा कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। आइए अब आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से विभिन्न रूप हैं। इन रूपों के बारे में चर्चा करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं। आइए हम कुछ रूपों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले है क्षैतिज वितरण, सत्ता का क्षैतिज वितरण। इसमें सत्ता शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता को बांटा जाता है। इसे हम सत्ता का क्षैतिज वितरण कहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी पावर का उपयोग करते हैं। ऐसे बंटवारे से ये सुनिश्चित हो जाता है कि कोई भी अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता, अनलिमिटेड उपयोग उसका नहीं कर सकता, यानी मनमानी नहीं कर सकता। हर अंग एक दूसरे के ऊपर अंकुश रखता है। जैसे आपने भारत में देख लीजिए, विधायिका अलग है, कार्यपालिका अलग है और न्यायपालिका अलग है। जब भी कहीं कार्यपालिका या विधायिका में कुछ गलत होता है तो न्यायपालिका उस पर अंकुश लगाती है। दूसरा है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऊर्ध्वाधर वितरण संघ सरकार और राज्य सरकार, यानी ये ऊपर से नीचे की तरफ है। जैसे हमारे देश में भारत सरकार है, यानी एक केंद्र सरकार है, और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में देखिए कि यूपी सरकार है, बिहार में बिहार सरकार है, अलग अलग राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। तो इस प्रकार का वितरण जो होता है, बंटवारा, ये ऊर्ध्वाधर वितरण कहलाता है। तीसरा बंटवारा है सामाजिक समूहों के बीच वितरण। तो सामाजिक समूहों के बीच भी सत्ता का बंटवारा किया जा सकता है, जैसे कि भाषा के आधार पर धार्मिक समूहों के बीच में। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इसी व्यवस्था का एक अच्छा उदाहरण है कि वहाँ पर सामुदायिक सरकार थी, सामाजिक समूहों के बीच में उन्होंने भाषा के आधार पर उन्होंने उसको बांट दिया। तो कुछ देशों में संविधान और कानून में इस बात का प्रावधान भी है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए। ये हमारे देश में भी तो है। तो इस प्रकार का वितरण सामाजिक समूहों के बीच वितरण होता है। और चौथा होता है दबाव समूह, शासन को बाहर से प्रभावित करने वाले समूह, जैसे किसान, उद्योगपति, व्यापारी, मजदूर संगठन आदि। ये संगठित होकर अपने हितों के लिए ये सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करते हैं, या उनकी नीतियों पर अपने सदस्यों को लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार के जो है सत्ता का वितरण 4 प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया। तो इस तरह से सत्ता के साझेदारी के 4 रूप हैं। ठीक है, इन रूपों को आपको ठीक से याद कर लेना है, समझ लेना है और इनको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर यही इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, सत्ता की साझेदारी के रूप कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको तैयार करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।